नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में आज बात होगी लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर देश को बेचने और सरेंडर करने जैसे बड़े बड़े आरोप लगा डाले और यह भी कह दिया कि भारत माता को बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरे हुकूमत तक की कई फैक्ट चेक करवा दिए। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई सरकार बेच सकती है देश को? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। संसद सरेंडर और सियासी बवंडर। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। वो कि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत माता को बेचने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो सीएनबीसी आवाज के बजट स्पेशल में आज बजट सेशन की बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। कई दिनों तक कथित किताब के मुद्दे पर अटके रहने के बाद आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर अपने विचार रखे। हालांकि यहां भी वो अमेरिका से टैरिफ डील का मुद्दा ले आए और सरकार पर अजीबोगरीब आरोप लगा दिया। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। राहुल गांधी ने जैसे ही देश बेचने वाला बयान दिया तो सरकार और बीजेपी की तरफ से भी जोरदार पलटवार हुआ। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। लेकिन मामला सिर्फ वार पलटवार पर नहीं रुका, क्योंकि सरकार ने राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the honorable speaker. हमारे नेता अगर भाषण करने के लिए आए तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये भाषण पूरी तरह से काल्पनिक है, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका सत्य, तर्क या वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं। हालांकि आज संसद में कुछ दिलचस्प नजारे भी दिखे, जब पीठासीन स्पीकर जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी को एक बड़ी नसीहत दे डाली। इसके अलावा कल्याण बनर्जी के एक बयान पर भी खूब ठहाके लगे। आप मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। सर, आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश बेचने वाला आरोप लगाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के मूड के खिलाफ बयान दिया है? इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। आइए आपको बताते हैं कि सरेंडर की कहानी क्या है। सरेंडर के कैलेंडर का विश्लेषण। अक्साई चीन 1962 के युद्ध के बाद 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया पंडित नेहरू के दौरे हुकूमत में। शिमला समझौता 1972, इंदिरा गांधी ने 93,000 युद्ध बंदियों को और कब्जा की गई जमीन को बिना किसी शर्त के लौटा दिया। यहां तक कि पाकिस्तान में हमारे बंदी जो 54 सैनिक थे वो भी वापस नहीं मांगे। 2008 आता है, भारत और यूएस की फेमस न्यूक्लियर डील होती है। भारत का परमाणु कार्यक्रम नागरिक और सैन्य दो भागों में बंट जाता है। आरोप है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया और प्रेशर टैक्टिक्स काम करा। 26/11 का मुंबई हमला, यह बहुत बड़ा हमला था। पाकिस्तान आतंकियों ने मुंबई में 166 लोगों की निर्मम हत्या करी। 300 से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए। सैन्य तैयारी थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने ऑर्डर नहीं दे पाई और सेना के हाथ बांध दिए। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है
कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि देश में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। ये बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने। देखिए बड़ा सवाल आज का क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है, सरेंडर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। और आज मेरे साथ चर्चा में कौन कौन है? मेरे साथ शहजाद पूनावाला इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। फराज किदवई मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। उबाटा के आनंद दुबे हैं, शिवसेना के कुलदीप कुमार हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और 3 टाइम के विधायक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। राहुल गांधी ने 50 सेकंड का वक्त है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत मां को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने, क्यों, क्या कारण है इसके? अमीश देवगन जी, यदि अमेरिका से हम 3% टैक्स पे 2.5% टैक्स पे सामान खरीदते हो जी और हमारे सामान बेचते हो अमेरिका में 3%, और वो 50% लगा करके फिर अंत में 18% लगा दे और आप खुश हों कि बस 18% लग गया, तो इसको क्या कहेंगे? 3% जो टैक्स हमें अपने सामान पे अमेरिका लेता था, वो अब 18% पे वहाँ खरीदा जाएगा, तो ये क्या लाभ का सौदा है? अगर ये लाभ का है तो आपके जो भी इस लाभ का मानता है उससे मुबारक हो। अमेरिका बता रहा है कि सीज फायर हो गया है हमारा पाकिस्तान के युद्ध का। अमेरिका बता रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम तेल खरीदना बंद करते हैं। अमेरिका कह रहा है कि अगर खरीदोगे तो हम नज़र रखे हैं, नज़र भी रख रहा है हमारे ऊपर, हम उसके आसामी हैं क्या? फिर कह रहा है कि अगर आपने खरीदा तो हम फिर पेनाल्टी लगा देंगे। ये दादागिरी कर रहा है। और यहाँ सरेंडर शब्द आपको दिख रहा है, सरेंडर किसका पर्यायवाची आज के तारीख में हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। बीजेपी कह रही है सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने और अभी से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। देखिए, हम बीजेपी के जो लोग आते हैं किसी मसले पे आगे बढ़ कर के, उनकी भाषा कौन कौन गिना दूं? गिरिराज जी बीजेपी के आइडियल, वो एक दुबे जी हैं, डिग्री दुबे बोले जाते हैं, वो बीजेपी के देखिए कितने संस्कारी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसाम के मुख्यमंत्री एक हिमाचल से आते हैं, अनुराग ठाकुर साहब कितना अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। किस तरह की भाषा, सड़क छाप की भाषा किसकी है? और हमारे नेता सदन में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाहर बातें करते हैं। ओके शहजाद पूनावाला, बीजेपी कह रही है कि मस्करे टाइप की बात करते हैं राहुल गांधी, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? मुझे बताइए अमीर जी, भारत माता को कभी बेचा जा सकता है क्या? किसकी औकात है, किसकी हैसियत है कि वो भारत माता को खरीदने की हिम्मत भी कर सकता है या देख सकता है? पर ये वही व्यक्ति है और वही पार्टी है जो कहती है मोदी की कब्र खुदेगी, जो राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहती है। ये वही पार्टी है जो कहती है भारत एक राष्ट्र नहीं। ये वही पार्टी है जो कहती है कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है, यूएस और यूके को इंटरवीन करना है। ये वही पार्टी है जो कहती है कि भाई भारतीय स्टेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। और जहां तक सरेंडर है, तो क्योंकि आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता बैठे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ सरेंडर क्या होता है। सरेंडर वो होता है जब 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन तो छोड़ दो, फली मेजर कहने के बाद भी आप वहां पर हमला नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ जाते हैं, जबकि हमारे इतने लोग मारे गए एक के बाद एक आतंकी हमले में। सरेंडर वो होता है जब IWT में आप 80% पानी पाकिस्तान को दे दो और जब हटाया जाता है तो सैफुद्दीन सूद उसका विरोध करते हैं। सरेंडर वो होता है जब आप कहते हैं कि अक्षय सिंह चला गया तो जाने दो, इसमें वैसे भी कौन सी घास उगती है, तो कोई आपको कहता है कि आपके गंजे सर पर भी बाल नहीं उगते तो उसको भी दे दिया जाए। सरेंडर वो होता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट आप चाइना को दे देते हैं। सरेंडर वो होता है जब चाइना का चंदा लेकर आप किस प्रकार से आरसीएफ में जाने की चेष्टा करते हैं और भारत के आर्थिक हितों का सौदा करते हैं क्योंकि आपका MOU है। सरेंडर वो होता है जब कच्चा तीवू आइलैंड जो मछुआरों के लिए अति महत्वपूर्ण था उसको आप 1974 में दे देते हो। 65 में तो हमारी जीत हुई थी, युद्ध की जीत हुई थी ना, तो 68 में आपने रान ऑफ कच्छ का जमीन क्यों पाकिस्तान को दे दिया था? सरेंडर वो होता है। सरेंडर वो होता है। ओके अखिलेश जी की बारी है। अमित जी मात्र 10 सेकंड और
आज मैं आपको सबसे बड़ा प्रमाण लाया हूं सरेंडर का, क्योंकि सुधांशु जी के लिए लास्ट मिनट मैं रिप्लेसमेंट बैटिंग में आया हूं, पर मैं सुधांशु जी वाला तथ्य लेकर आया हूं। अमित जी, मैं एक कागज पढ़ूंगा, आप हिल जाओगे सुनकर। 1974 की पार्लियामेंट की डिबेट, इंदिरा गांधी खड़े होकर बोलती है, भारत सरकार ने जो टेस्ट किया है न्यूक्लियर, मैं उस एक्सपेरिमेंट की पूरी जांच की और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हूं। अब मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, आप पाकिस्तान को हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना चाहते थे? 1990 में जब न्यूक्लियर टेस्ट करवाया जा रहा था तो आपने रोक दिया, फिर वाजपेयी जी को करवाना पड़ा, फिर 1990 में आपने जवाब लंबा नहीं मूवमेंट पाकिस्तान को बताया जाए, ये बेशर्मी। ओके शहजाद पुरावाला, यू मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात को रख लिया, लेकिन एक बात बताइए अखिलेश जी, भारत माता कैसे बेची जा सकती है? कैसे बेची जा सकती है? ये शब्द आपको नहीं लगता ये गलत शब्द है? इनको एक्सपेंज भी कर दिया गया, एक्सपेंज करने की भी डिमांड हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा लांघी जा रही है बार बार? अमीर जी, अब देखिए यहाँ पे सरेंडर कौन है? आपने बहस के शुरुआत में कहा कि 50-50 सेकंड, सुन लीजिए, 50-50 सेकंड दिए जाएंगे। अखिलेश जी आप पहले बोलिए। मेरे 50 सेकंड में आपने एक बार टोका और 3.5 मिनट से आजाद पूनावाला बोले, मैं स्टॉप वॉच लगा कर रखा हूं, और आपने एक लफ्ज नहीं बोला। यहां देखिए सरेंडर कौन है? यहां से आजाद पूनावाला के सामने सरेंडर कौन है? हमें 50 मिनट में डिस्टर्ब कर रहे हैं। 50 सेकंड नहीं अखिलेश जी, कहां आप चक्कर में पड़े? आप 1-1.5 मिनट बोल लीजिए। सुनिए प्लीज, आगे 3 मिनट नहीं बोले। आगे चलिए, बुरा लगेगा, चलिए बुरा लगेगा। सुनिए, देखिए ये जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, जिस पार्टी के से आजकल शहजाद पूनावाला है, कब तक रहेंगे हमें नहीं पता। ये पार्टी कभी देश के साथ थी ही नहीं। 47 तक अंग्रेजों के साथ थी, अब इन्हें सत्ता मिल गई तो चीन और अमेरिका के साथ है। इस देश के साथ रहना सीख लो भाई। आप कह रहे हैं बीजेपी देश हित में नहीं काम करती? अपने भारत की देखिए, फिर वही आप 10 सेकंड नहीं बोलने देंगे, हमें पता है। नहीं, मैं आपको 50 सेकंड बोलने दूंगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी भारत मां को बेच रही है। बोला एक, आप कह रहे हैं बीजेपी भारत मां को बेच रही है। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मस्करे हैं, मस्करे वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, देखिए राहुल गांधी जब सदन में खड़े होते हैं ना, तो 10 मंत्री थरथराते पैरों से, कांपती हुई जुबान से भागते पलायन करते दिखते हैं। सांस अटक जाती है, मुद्दों पे बात करते हैं। हमारा नेता प्रतिपक्ष इस देश की बात करता है, इस देश की आवाज है। वो हमारा चीन और पाकिस्तान की आवाज या अमेरिका की आवाज, जो सदन में और लोग बने बैठे हैं वो लोग बने बैठे रहे, लेकिन देश की आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के लोग नेता हैं। वो क्यों नहीं बात करेंगे? आप मोदी जी का नाम लीजिए तो स्पीकर से लेकर के सारे मंत्री चिल्लाने लगते हैं। मोदी जी का नाम नहीं लिया सकता क्या? ये लोकतंत्र है। तानाशाह ही अपने से सवालों से डरता है, घबराता है और उसका असहमति से वो उसे बुरा लगता है। लेकिन जब लोकतंत्र है तो नेता प्रतिपक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष जब है, विपक्ष जब है सदन में, तो वो सरकार से सवाल करेगा। क्यों नहीं बोलने दिया जाता उन्हें? क्यों सब लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं? पूरी बात नहीं आती है तो कहते हैं कि मोदी जी का नाम ले लिया। अभी आपने कहा कि लाने जा रहे हैं राहुल जी पे प्रस्ताव, अरे लाओ ना, और अच्छी बहस होगी उसमें। यही सब तो बहस होगी ना, हम तो स्वागत करेंगे, वो प्रस्ताव ले आओ। ओके यू मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया कि थर-थर कांपते हैं जब राहुल जी खड़े होते हैं, थर-थर कांपते हैं। ओके, क्विकली 40 सेकंड्स। ओके, पहले तो अमित जी शुक्र है कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ गया। मुझे लगा कि यूं नो कॉन्फिडेंस 2025 वाली डेट का निकाल के अमीश को सौंप दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट के बाद, वाइस प्रेसिडेंट के बाद, सीजेआई के बाद, स्पीकर के बाद अब अमीश देवगन पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस करेगी। एनीवे, अच्छा है बच गए आप, अमीश जी बच गए। दूसरी बात ऐसा है कि थर-थर तो कांपते हैं, पर थोड़ा सा चूक हो रही है देखने में। वो राहुल के पीछे जो है ना, वो थर-थर कांपते हैं कि अब पता नहीं राहुल गांधी क्या और बोल देंगे और फिर थर-थर कांपना पड़ेगा पार्टी को। 95 चुनाव भी हार गए। पर अमीश, नाउ आई एम ब्रिंगिंग वन मोर फैक्ट ऑन योर डिबेट, और डिबेट हिल जाएगी इस फैक्ट के बाद। अमीश, माफी चाहता हूं, हो सकता है आपकी आगे की ब्रेकिंग न्यूज हो, पर मैं वो पहले ही कर दूंगा। ये मेरे पास एक कागज आया यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट का। आपको पता है न्यूक्लियर डील में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक ऐसा अग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ, और उसमें कोट कर रहा हूं
India has committed to separate military and civil activity and supply entire civil program to international inspection. अब अमित जी, ये है स्टेट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट। आप पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना चाहते हो, आप अमेरिका के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करवाते हो, आप हमारी सिविल न्यूक्लियर पावर पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख देते हो। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। एक किताब के हवाले से उन्होंने बकायदा इसको तथ्यात्मक रूप से रखा है। सीआईए ने भारतीय राजनीति में 2 बार हस्तक्षेप किया। सीआईए ने कांग्रेस पार्टी को पैसे दिए थे। सरेंडर शब्द बोलने वाले अपना इतिहास पढ़ ले, सीधे तौर पे बोला गया है। अखिलेश जी, इसका जवाब क्या है? मैं फिर बाकी लोगों के पास चलूंगा। सीधे तौर पर, कथित तौर पर एक किताब का हवाला दिया गया है और वो डैनियल जो किताब है उसके अंदर पॉल एम मैकगर की किताब है, स्पाइंग इन साउथ एशिया। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि दोनों बार सीआईए ने कांग्रेस पार्टी को पैसे दिए थे ताकि केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकारें नहीं बने। 1959 में जब इंदिरा गांधी की पहली बार अध्यक्ष बनी थी तब उन्हें पहली बार पैसे दिए गए थे। भारत में अमेरिकी राजदूत डैनियल पैट्रिक का दावा था पैसों की डिमांड खुद कांग्रेस पार्टी ने की थी। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? अमित मालविया ने इसको ट्वीट कर दिया है, इस एग्जैक्ट किताब को। जवाब अमीर जी देखिए, दुनिया तो सरेंडर तो करके आए आप लोग कि भारत में, अरे यार अभी एक शब्द बोला हूं, उछलने लगे। प्लीज थोड़ा सा तो मर्यादा अपनी बना के रखो आप। उछलना नहीं होता, ये पूछना होता है। अमीर जी ये पूछना होता है। आपको जितना सवाल करना हो कर लो। अपने टाइम पर उछालते ही होंगे मीडिया को आप ऐसे ऐसे उंगली पर। मेरा एक वर्ड गया था। अखिलेश जी वरिष्ठ आदमी, मेरा एक वर्ड गया था, आप बीच में सवाल पूरा कर रहा था मैं अपना। इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं आप? सच्चाई आई है, पैसे लिए क्या आप लोगों ने? क्या तब अच्छी बात, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं है, हाँ दे रहा हूं। आप मतलब से चीखता चिल्लाता नहीं, आप जितना सा अवसर देंगे उतना ही मैं बोलूंगा, लेकिन हमें बोलने, सवाल के बाद बोलने का अवसर तो दीजिए। ये देश नहीं, दुनिया जानता है किस देश से गद्दारी के किसके माथे चिपकी हुई है। ये किसी को बताने या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इस देश में जब जंग आजादी की लड़ाई हो रही थी तब से लेकर आज तक आईएसआई चीफ को भारत में बुला करके सेना की जांच कराने वाले बताएंगे दूसरों को। जो अमेरिका के आगे सरेंडर पड़े बैठे हैं, वो धमकी दे रहा है, जबान तक नहीं खुलती है। आप ही लोग थे, मीडिया के लोग। जब वो 50% टैक्स लगाया तो बोलते थे अब तो अमेरिका का बाजा बजेगा, वहां मांगी सामान खरीदना जाएगा, अब तो चीन आ गया साथ में। अब फिर बता रहे कि बड़ा अच्छा डील हो गया। आप ही लोग बताते थे निगेटिविटी, अब अच्छा ही बताने लगे हो। हम अमेरिका से सामान खरीदेंगे जिस पे हम टैक्स लगाते थे 16%, 12% से लेकर के 150% तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के, अब हमको 0% पे इंपोर्ट करना होगा। खुश हैं? अरे भैया ये इसको क्या कहा जाए? गजब का है भैया माइंडसेट। हम उससे खरीदेंगे तो हम अब टैक्स ही नहीं लगा सकते। अखिलेश जी जो फैक्ट शीट आई है, इंपोर्ट कर रहा है अखिलेश जी जो आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, आपने बोला उनके प्रोडक्ट यहां 0% पे आएंगे और हमें टैक्स देना पड़ेगा। आपने फैक्ट शीट पढ़ी है जो रिलीज हुई है? उस फैक्ट शीट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से, कई सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ है। उसमें लिखा गया है कुछ प्रोडक्ट हमारे 0% पे जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट उनके 0% पे आएंगे। पल्सेस का जिक्र नहीं है। जो लिखा गया था कि हमको इतने का माल खरीदना है, वो भी है इंटेंट होगी तो खरीदेगा भारत। देखिए, मुझे लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड डील वी शुड टॉक अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट शीट रिलीज हो गई है। मेरा निवेदन है, आप 4 दिन पुरानी बात कर रहे हैं, फैक्ट शीट को पढ़ लीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए भी और देश की जनता के लिए भी। मैं शहजाद जी आपका रुख करूंगा, लेकिन आनंद दुबे के पास मुझे जाना है। मुझे लगातार 2 दिन हो गए मैं उनके पास सबसे लेट जाता हूं और आनंद दुबे इंतजार कर रहे हैं मेरा। आनंद दुबे, मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या भारत माता को कोई बेच सकता है? देखिए, भारत माता हमसे, आपसे, पक्ष से, विपक्ष से, कांग्रेस से, बीजेपी से, शिवसेना से सबसे बड़ी है। यस, भारत माता हमारी प्राण है, हमारी आत्मा है
उनको न कोई बेच सकता है, न उनको कोई खरीद सकता है, किसी को उतनी औकात नहीं है, उतनी पर सोच, सदन में बोला गया, किसी के पास अगर पर नहीं है, तो सदन वो में कुछ ये कह शब्द बोला गया। नहीं, नहीं बोलना चाहिए। देखिए, दोनों तरफ से इस बार के सेशन में शब्दों की मर्यादा तार तार हुई है। अमीश भाई, मानिए चाहे मत मानिए, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कोई बोलने लायक बचा नहीं है। एक सदन में कार्रवाई चलती है, बहस चलती है देश के लिए। देश तो अब कहीं रहा ही नहीं, सब व्यक्तिगत हो चुका है। आप मेरे कपड़े फाड़ दो, मैं आपके कपड़े फाड़ दूं, आप मेरी फोटो दिखाओ, मैं आपकी फोटो दिखाऊं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक सब हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, कोई किसी को छोड़ने तैयार नहीं है। तो अब जाने दीजिए, उस पर बहुत बोलेंगे तो अभी बहुत लोगों को तकलीफ होगी। पक्ष विपक्ष दोनों बोलने लायक नहीं बचे हैं। महत्वपूर्ण क्या है, सदन चलता क्यों अमीश भाई? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बहस करवाते हो, देखते हो उसको, फिर टीवी और अखबार से बताते हो, किस लिए है ये? इसीलिए है ना कि जो सांसद अपने अपने क्षेत्र से चुन के आते हैं वो कैसे अपनी बात वहां रखेंगे। बजट होता है, फिर उस बजट में बातें होती हैं, फिर दुनियादारी होती है, वो सब मुद्दे हैं कहाँ है? ये सेशन कहाँ है? 10, 15, 20 दिन हो गया, अब शायद कल या परसों सुनना खत्म हो जाएगा, फिर मार्च में एक नया सेशन आएगा। लेकिन क्या मिला हमको? आपको कुछ मिला नहीं। तो एक बात बताइए ना, नहीं एक सेकंड, आनंद दुबे, आप 1.5 मिनट में अपनी सब ये बात कह के आप बोलेंगे पक्ष भी खराब है, विपक्ष भी खराब है। एक बात बताइए, जो किताब छपी नहीं थी उस किताब को कौन लेके आया? कौन लेकर आया? राहुल गांधी जी। भारत माता को बेचने की बात किसने बोली? राहुल गांधी जी ने। कह रहा हूं, अरे तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलिए राहुल गांधी जी विपक्ष की तरफ से बहुत सारे तीर चले, तो सामने से क्या हो रहा है? गिरिराज सिंह जैसे फोटो लेकर घूम रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? अगर आप बता दीजिए कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं है अच्छा, गिरिराज जी घूम रहे हैं, लेकिन तो मैं कम अपनी से कम राजनीति सदन छोड़ के देता बाहर हूं। तो है, वो सदन के अंदर तो नहीं है। अरे बाबा, लेकिन दोनों तरफ को मैं वही बार बार कह रहा हूं कि ओम बिरला साहब से सिर्फ इतना ही दुख है कि अगर आप 50 सांसद विपक्ष के सस्पेंड कर देते हो सेशन के लिए, 2-4 सरकारी भी कर देते, लोग कहते यार बड़ा ताकतवर आदमी बैठा है कुर्सी पर, बहुत निष्पक्ष आदमी है, भेदभाव नहीं करता है। एक तरफा मतलब मार डालो। मतलब जो आपका सपना था कि विपक्ष मुक्त भारत हमें चाहिए, तो कर दिया आपने विपक्ष मुक्त भारत। विपक्ष आज शरीर से तो है, लेकिन उसकी आत्मा आप लोगों ने खींच के निकाल ली है। नहीं तो बोलने का चाहिए उसको। और अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे, आनंद दुबे, राहुल गांधी इतने अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं तो चुनाव क्यों नहीं जीत रहे हैं? जवाब दीजिए आनंद दुबे। महाराष्ट्र में अभी चुनाव आ रहे, निकाय का चुनाव, बीएमसी का चुनाव आ रहे हैं, क्या सही मुद्दे हैं ये? अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि इंदिरा जी ने 74 में न्यूक्लियर देना चाह रही थी पाकिस्तान को। अरे भाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई है, अपना लैपटॉप जो लिए रहे तो देख लिया करो। 71 ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे चीर के, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। कम से कम जो हमारे बीच में नहीं है आज, जिनको अटल जी स्वयं एक माता, एक बहन मानते थे, उनके बारे में तो ऐसा मत कहो कि लोग जब टीवी देखें तो कोसे आपको। ओके, जवाब शहजाद। अमीश, आप तो जानते हैं कि आनंद जी और मैं दोनों महाराष्ट्र के हैं और मैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानता हूं। मैं बता रहा हूं 10 सेकंड में क्यों। नेहरू एडवीना लव अफेयर कॉज पार्टीशन बाला साहब ठाकरे, ये मेरा शब्द नहीं है अमीश, सॉरी। एडवीना और नेहरू जी के लव अफेयर की वजह से भारत का बंटवारा हुआ, कोट अनकोट बाला साहब ठाकरे। मैं तो बाला साहब की बात बता रहा हूं। अब आनंद जी की ऐसी स्थिति है कि वो बाला साहब ठाकरे को गलत बोले। नहीं अमित जी, आपका शो इतना बड़ा नहीं है कि मैं बाला साहब ठाकरे जी के खिलाफ सुनिए। आनंद दुबे को फंसा रहे हैं आप इस चक्कर के अंदर। तो मोदी जी से इतनी कुंठा नहीं है। अमित रिक्वेस्ट मेरी बात, नहीं, मैं आप मेरी आप आनंद दुबे को फंसा रहे हैं इस पूरे चक्कर के अंदर। अमित लेट मी कंप्लीट अमित, दिस इज ओनली फैक्ट कि मैं कंप्लीट करूं। ओके, मैं कंप्लीट कर दूं फिर बोले। हाँ, 10 सेकंड। अमित जी, मुझे कोड़े मारो, मैं बाला साहब ठाकरे जी की बात कोट कर रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे भारत के पार्टीशन के लिए। मुझे कोड़े मारो के बाला साहब ठाकरे जी ने बोला कि 370 और जम्मू कश्मीर की गलती के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए नेहरू जी जिम्मेदार थे बाला साहब ठाकरे जी को कोट करने के लिए। और अमित जी, आपके शो पे आप ही के साथ मैंने डिबेट की थी। ये 22 जुलाई 1974 पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंदिरा गांधी बोलती है कि मैं दे दूंगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को। हाउ डेयर। ओके, यू मेड योर पॉइंट। नहीं, आनंद दुबे,
ये सब मनगढ़ंत मनोहर कहानियां कहां से ले आते हो यार। हम लोग 2026 में AI के जमाने में बैठे हैं, हर चीज सही गलत क्या है बच्चे को पता है यार। ये मैं वही कह रहा हूं ना कि भ्रम फैलाते इतना भ्रमित देश को मत कर दो कि लोगों को लगे कि अरे यार ये लोग बड़े कब होंगे, कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं। बच्चे की तरह दिखना अलग बात है, पर बच्चे बनो मत। हम सब खूबसूरत दिखना किसको कहना चाह रहे हैं बच्चे की तरह दिखना अलग बात है, बच्चे मत बनो, बड़े बनो, बड़े बड़े बनो, कम से कम ऐसे अबोध बालक मत बनो। तब क्या शहजादे के लिए कह रहे हैं ना, अबोध बालक तब किसके लिए कहूंगा, किसके लिए कह रहे हैं? शहजादे भाई के लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ी कहूंगा। अमीर जी कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। अबोध बालक को जगत प्रकाश नड्डा जी ने राहुल गांधी के लिए बोला था। कम से कम इतने यंग मत दिखो कि जिसको सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में जस्टिफाई किया था कि अबोध बालक बुरा नहीं है। लेकिन भारत माता, मेरा प्रश्न है, एक सेकंड, कुलदीप कुमार भी वेट कर रहे हैं। कुलदीप कुमार, क्या भारत माता बिक सकती है? क्या आपको लगता है कि ये जो बात बोली राहुल जी ने, उसने कहीं ना कहीं बड़ी चीजों को ट्रिगर कर दिया? भारत माता बिका हुआ है। देखिए अमीर जी आप एक बात समझिए, क्या इस देश की किसानी को, ज़मीन को बेचना भारत माता का सौदा नहीं है? आप बताइए, क्या आज जिस तरह से देश के अंदर देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, अमेरिका के साथ डील करके, और डील करने के बाद देश के किसान को बेरोजगार करने के कगार पे भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है, तो प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? आखिर उन्होंने ऐसी डील क्यों करी जिससे देश को नुकसान हो रहा है, देश की किसानी को नुकसान हो रहा है? आप अपना टैरिफ 0% कर लेते हैं, अमेरिका का 18% कर लेते हैं और ढोल बजाते हैं, फिर 50% हो जाता है तो आप उसके फायदे गिनाने लग जाते हो। ये क्या फायदे गिनवा रहे हो? कभी आप चीन से दोस्ती की बात करने लग जाते हो, कभी अमेरिका की बात करते हो। और कैसे, अगर एक देश, अगर अमेरिका आज अगर ये कहता है कि अगर आप तेल नहीं खरीदोगे रूस से, तो ये भारत माता का सौदा नहीं है क्या? हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप जवाब दो ट्रंप को कि ट्रंप की कैसे हिम्मत हो गई, ट्रंप की कैसे हिम्मत है? क्या वो प्रधानमंत्री जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता है? प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब ट्रंप टैरिफ लगाता है, ट्रंप ये कहता है कि सीज फायर मैंने कराया, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? देश उनके साथ खड़ा हुआ है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा वेट करें। सत्यप्रकाश मिश्रा, अमेरिका के हाथ देखने का काम कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ऐसा मत करिए, देश की किसानी को बर्बाद मत करिए, देश की जवानी को बर्बाद मत कीजिए। सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन आपको देश आपके लिए सत्य मिश्रा के भारत में बिक सकती है? सीधा सवाल। धरती पर अभी ऐसा कोई बना नहीं और कोई पैदा नहीं हुआ जो इसको बेचने की बात कर सकता है और कोई खरीदने की बात कर सकता है। आदिकाल से जो सभ्यता, जो संस्कृति केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, एक पुनर्निर्माण पर बना है, उसको देखिए। कांग्रेस पार्टी के दिमाग बिना सिर पैर के चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं वो कुछ भी बयां कर रहे हैं। उनको लाज नहीं आई ये बात कहने से पहले कि भारत माता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की? लेकिन अब देखिए, अब हरदीप पुरी ने भी तो बोला कि राहुल गांधी एक मस्करे की तरह बात करते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोला सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सदन के अंदर। ये सब भाषा सही है क्या? नहीं, वो भाषा मस्करा, सड़क छाप, जो भी भाषा सदन के अंदर, जो भी सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं, सदन में ये भाषा का इस्तेमाल सदन में नहीं हुआ, ये भाषा का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। राहुल गांधी को, सुधांशु विपक्ष को बोला कि सड़क छाप तरीके से काम करे जा रहे हैं कि ये लोग, और मस्करा बोला हरदीप सिंह पुरी ने, केंद्रीय मंत्री ने, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, आप राहुल गांधी जी के पिछले 5 सालों के बयान को जरा पलट लीजिए। जो व्यक्ति भारत को डेड इकोनॉमी बताएगा सदन के प्रांगण में खड़ा होकर, उसको क्या कहा जाए? जो व्यक्ति सदन की गरिमा को रोज ठेस पहुंचाएगा, उसको आखिर क्या लेबल दिया जाए? मैं तो उनको गॉसिप गांधी कहता हूं कि वो गॉसिप करते हैं, सीरियस कोई बात कहते नहीं है। एक बात को समझिए, वो उनका जवाब वो देंगे जिन्होंने ये बात कही है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि विपक्ष का नेता, आप कह रहे राहुल गांधी सीरियस नहीं है, क्यों? एक सेकंड रुकिए। आप कह रहे राहुल गांधी सीरियस नहीं है, क्यों? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी। विदेश की धरती पर जाकर के भारत के प्रजातंत्र को, रुक जाइए, जो विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र को धता बताए, जो भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोदने वाली पार्टी कहे कि लोकतंत्र भी नहीं है, तो यह अचरज होता है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वास्तव में भारत की बात करना चाहते हैं,
क्या राहुल गांधी वास्तव में भारत की समृद्धि और उसकी आर्थिक व्यवस्था पर कोई बात रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कह दिया डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी की डेड इकोनॉमी है। अब मेरा प्रश्न यह है, नहीं एक आखिरी लाइन है, आखिरी प्रश्न यह है कि क्या सदन में ऐसे विपक्ष के नेता इस तरह की हरकत करेंगे तो जवाब माकूल मिलेगा? जो कहा गया है वो स्पष्ट सामने है। अब समझिए अमिश देवगन जी भारत के बजट की चर्चा के दौरान टाइम लिमिट को तो फॉलो करेंगे ना अखिलेश जी? आएगा तो क्या करेंगे अखिलेश जी? अमीश जी राहुल गांधी को समझने के लिए समझ चाहिए। सबसे पहले तो ये होनी चाहिए, जिसके पास समझ होगा वही राहुल गांधी को समझ पाएगा। और एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आए हों वो बेचारे तो बौखलाएंगे ही ना, उल्टा सीधा ही तो बोलेंगे एप्स्टीन फाइल में। जल्दी से वो सब ले आइए, महाभियोग क्या क्या लाने का बात कर रहे हैं। कम से कम एप्स्टीन फाइल पे, अनिल अंबानी पे, अडानी पे जो मुकदमा है अमेरिका में, उस सब पे बहस तो होगी कम से कम। फिर तो नहीं कहेंगे कि नहीं ये नाम नहीं ले सकते आप। राहुल गांधी तो नहीं समझ पाओगे। बड़ा बयान वो आप लोगों को व्हाट्सएप आया है कि उनका विरोध करना, बोलते रहो। राहुल गांधी इस देश की आवाज हैं। ठीक है, राहुल गांधी इस देश की आवाज है, लेकिन मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं, फिर अखिलेश जी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं विदेश जाकर देश की बुराई नहीं करता, ये कहा है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को सलाह दी है, मैं विदेश जाकर देश की बुराई नहीं करता, हमें घर की लड़ाई घर में रहकर लड़नी चाहिए, मैं विदेश जाकर देश की बुराई नहीं कर सकता। और राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सलाह दी है हेमंत सोरेन ने, सीएम सोरेन ने। सीधे तौर पर आपके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं ये बात। अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, राहुल गांधी को दुनिया के सबसे प्रबुद्ध वर्ग क्षेत्र के लोग, यूनिवर्सिटीज हों चाहे इकोनॉमिक्स हों, पर ये आप ही के अलायंस पार्टनर है, इनके साथ सहयोग से सरकार चला रहे हैं आप। फिर बीच में बोला आपने मेरे भाई, बीच में नहीं, पॉइंट रखा, भाई आपके सुर में सुर रखा, पॉइंट रखा, ये आप ही के सहयोगी हैं। हमें सेंटेंस आपको जितने सवाल करने हो कर लीजिए, आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए प्लीज। आप पूछ लीजिए इतना और पूछना हो, डिस्टर्ब मत करिए, समझ इतना कम देना हो दे दीजिए, हमें स्वीकार है। मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी को अगर दुनिया के लोग सुनने के लिए, समझने के लिए, उनकी विचारधारा जानने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुला रही हैं, तो हमारे साहब को क्यों नहीं बुला ले रही हैं? कम से कम जहां से पढ़े लिखे हैं वहीं से बुला लें। उसमें तो और गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानियों को, बीजेपी वालों को, कि हमारे देश के किसी नेता को तो दुनिया के टॉप उनके विचार जानने सुनने के लिए बुला रहे हैं, उनसे बहस करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। कभी एक सवाल कोई कर ले हमारे आदरणीय से, कोई नहीं। भाई कोई बीच में बोल रहा, मैं कैसे बोलूं? एक सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा, आप अपनी बात को बाद में रखिएगा, बोलिए आप अखिलेश जी। हाँ देखिए, ये तो अपनी अपनी क्षमताओं के ऊपर है। नहीं पर आप ये बोले कि राहुल गांधी को विदेश क्यों बुलाते हैं, लेकिन आपके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं कि उनको विदेश जाकर भारत की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने आप इस पर आप क्या कहते हैं? सर आपसे जो विषय पूछा जा रहा है उसमें तो जवाब दीजिए। चाहते हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाए, मेरा आपका अलायंस पार्टनर कह रहा है, आप फिर डिस्टर्ब किए। आपका अलायंस पार्टनर कह रहा है, ओके एक सेकंड शहजाद कुछ कह रहे थे, शहजाद 20 सेकंड, शहजाद बोलो, अखिलेश जी ने बोला, मेरे भाई बोलिए शांति, 1 सेकंड 30 सेकंड शांति। अखिलेश जी ने बोला कि विदेश में सभी लोग उनको बुलाते हैं पर भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती। भाई जिसका एजेंडा पूरा करेंगे वही बुलाएगा, विदेशी एजेंडे पे वो काम करते हैं। इसलिए तो हेमंत सोरेन ने बोला ना, हेमंत सोरेन तो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी को ये नसीहत हेमंत सोरेन जी ने भी दी। सुप्रिया सुले ने बोला ईवीएम को टारगेट मत करो, ओमर अब्दुल्ला ने बोला संवैधानिक संस्थाओं को गालियां मत दो। भाई आप ही के संगत आपके साथ नहीं। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए क्या है कि वो किसानों पे बोलने लगे। भाई किसानों के कौन से 5 ऐसे गुड्स है या प्रोड्यूस है जिस पर 0% हो, बता दे। पर मैं बताता हूँ, भारत की जेनरिक फार्मा पर, भारत के जो जेम्स एंड ज्वेलरीज है उस पर 0%। पर भारत के लिए स्पाइसेस प्रोटेक्टेड है, डेयरी प्रोटेक्टेड है, पोल्ट्री प्रोटेक्टेड है, वेजिटेबल प्रोटेक्टेड है, स्टेपल क्रॉप प्रोटेक्टेड है, मेज प्रोटेक्टेड है, राइस प्रोटेक्टेड है, मिलेट प्रोटेक्टेड है। पर ये झूठ बोलना है। और आखिरी बात जो मैंने 2008 की बात की कि यूएस न्यूक्लियर डील में आपने भारत के सिविलियन न्यूक्लियर फराज की भाई सामने खोल दिया। और फराज की भाई
अमीर जी, हाँ अमीर जी, देखिए सबसे पहले तो जो हेमंत सोरेन जी ने जो कहा है मैं उस बात पर आऊंगा। देखिए आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपने अब तक ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि हेमंत सोरेन जी ने उन सज्जन से कहा था जिन्होंने मई 2015 में कहा था पहले तो लोगों को ऐसा लगता था कि पता नहीं किस जन्म के हमने पाप किए हैं कि भारत में पैदा होने पे हमें शर्म आती है। तो विदेश की धरती पर जो लोग ये जाकर के बोलते थे कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया कि जिसमें हमको शर्म आई, पहली बार बोल रहे हैं फराज। देखिए बीच में यार, मैं अमीर जी बीच में नहीं, आप बोलिए जिसको बोलना। बोलिए, आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज्योति जी ने उनको सवाल राहुल पे पूछा था, मैंने पूरा इंटरव्यू स्पेसिफिकली पूछा था राहुल पे। हाँ, तो हेमंत सोरेन जी ने उन लोगों से कहा है कि जिनको शर्म आती थी कि वो भारत में पैदा हुए। दो बातें अमीर जी यहां पर हुई, एक तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, दूसरा हमारे भाई शहजाद की बात का जवाब। फराज आपने बड़ी कन्वीनियंटली, फराज होल्ड ऑन, आपने बड़ी कन्वीनियंटली बोल दिया कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा 2000, उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया राहुल गांधी के संदर्भ में और उसी पर उन्होंने जवाब दिया। मेरा आपसे प्रश्न ये है, आप अपने सहयोगी दलों की भी बात नहीं मानेंगे। चलिए बीजेपी तो ठीक बात करती नहीं है, बीजेपी के सहयोगी दल और उल्टी बात करते हैं, एनडीए सही बात नहीं करता, आपके सहयोगी दल तो बात करते हैं। बोलिए फराज। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात करते हैं। मैंने हेमंत जी का जो बयान आपने बताया उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बोला कि उनकी मंशा ये रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसकी मंशा क्लियर करके उन्होंने राहुल गांधी को मैसेज दिया। अब उन्होंने राहुल जी का नाम लिया नहीं लिया, ये तो बयान सुनेंगे तब पता चलेगा ना। लिया, फैक्ट चोरी मत करो। अब आगे बढ़े अमीर जी या ना बढ़े? नहीं, आप आगे बढ़े अमीर जी। राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाए उन्होंने बकायदा। इसको बोलते फैक्ट चेक हुआ। नहीं, हम कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, सवाल उठा रहे हैं, मतलब साफ पढ़ रहे हैं आप, साफ बात को झुठला रहे हैं। कमाल की बात है, आप एक सिटिंग सीएम एक बात बोल रहा है, आप बोले नहीं उसकी मंशा ये रही होगी, उसने राहुल गांधी के सवाल पर जवाब दिया, उसकी मंशा ये रही होगी, उसकी मंशा फला नहीं रही होगी। कमाल की बात है। मैं कौन, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए ना। हेमंत जी की बात, मैं कौन होता हूं हेमंत जी की बात को डिफेंड करने वाला? मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ उनकी मंशा ये रही होगी। अब आगे बढ़ने दीजिए मुझे अमीर जी, यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हुई। एक, आपने ये कहा कि जब आदरणीय श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो उन्होंने 90,000 सैनिक वापस कर दिए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि कोई शर्त नहीं मानी, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की शर्त हमने क्यों नहीं रखी? ये तो लोकसभा में बयान दिया था ना अमित शाह जी ने कि मर जाएंगे लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेंगे। तो जब ऑपरेशन सिंदूर रोका गया तो हमने ये शर्त क्यों नहीं लगाई? तीसरी बात अमीर जी अब सुनिए, अभी शहजाद पूनावाला जी ने बड़ी कन्वीनियंटली बोला कि बाला साहब ठाकरे ने यह कहा, तो सुनिए शहजाद भाई, के सुदर्शन जी ने कहा था, जो कि एशियन एज 18 जुलाई 2004 को छपा था कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म। तो क्या आप उनकी बात को मानते हैं, हां या ना? गोलवरकर साहब ने कहा था कि आरक्षण जो है, आरक्षण कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे सामने किताब रखी हुई है, कहिए तो मैं पेज नंबर बता करके पढ़ के बता दूंगा। बताइए गोलवरकर साहब सही बोल रहे थे, हां या ना? तो अमीर जी होता क्या है ना कि बाला साहब ने यह कहा और उनके प्रवक्ता को आप एम्बैरेस करिए। तीसरी बात, चाइना पे आ जाते हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें हुई, मैं तो बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, राजनाथ सिंह जी को आगे आना कर चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हमारी नागरिक प्रेमा वोंगजॉन को क्यों एयरपोर्ट पर हैरेस किया गया, शंघाई एयरपोर्ट पर, पुडोंग एयरपोर्ट पर? इसलिए कि उसके पास अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट था। वहां पर हमारे मुंह सिल जाएंगे और उसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बुला करके आप अपने पार्टी कार्यालय में दावतें देंगे। ये नहीं चलेगा अमीर जी, ये नहीं चलेगा। आप चाइना के साथ झूला झूलेंगे और उसके बाद में वो आकर के आपका सांसद कहता है, ओके, जवाब ओके, नॉट टू रिप्लाई शहजाद पूनावाला। ओके,
अब ओके, देखिए शहजाद अनिल जी, पूनावाला। क्या होता है कि अधिक बुद्धिमान दिखने के चक्कर में बहुत बड़ा सेल्फ गोल हो जाता है। अब पूरा सुनना पड़ेगा फराज भाई। पर्सनल नहीं, हाँ नहीं पर्सनल नहीं, फराज भाई तो मेरे अच्छे बड़े शौक नहीं है सर, आपके बारे में बोले, कोई नाम शौक ही नहीं नहीं है। दिया, नाम ही नहीं दिया आपका, सुन लो दीजिए। हालांकि जब प्रत्यक्ष अरे था- सर आप जो बोलना बोलिए। आप बोल रहे प्रत्यक्ष था कि हेमंत सोरेन जी ने राहुल गांधी पर बोला तो वो तो फराज जी को दिखा नहीं, पर उनको गोलवालकर जी का कोट दिख गया कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ थे। अरे मान्यवर, अगर कोई रिजर्वेशन के खिलाफ लेटर लिखकर पीएम्स को बताया कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, वो आदरणीय नेहरू जी थे जिनके साथ आपका गठबंधन है। 1960 में उन्होंने लिखा रिजर्वेशन से सेकंड क्लास बनते हैं। मंडल का विरोध इंदिरा और राजीव ने किया, यहाँ तक कि राजीव ने बोला बुद्धू है, देखो अभी लुक देखो। मंडल का विरोध आपने किया, मंडल का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। मंडल का विरोध आपने एक किया, सेकंड, ऑडियो 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 का विरोध आपने एक किया। सेकंड, एक सेकंड, मैं आनंद दुबे को कहना चाहते हैं। आनंद दुबे और मैं आम आदमी पार्टी को लेता हूं। आम आदमी पार्टी का जो बात हेमंत सोरेन ने बोली, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? श्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर सीधा हमला, राहुल बिना सबूत के आरोप लगाए। जो बात हेमंत सोरेन ने बोली, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? ओके, आम आदमी पार्टी एमएलए एंड देन आनंद दुबे रिस्पॉन्ड टू दिस। अमीश जी देखिए आज हमारा सवाल बस इतना है कि बांग्लादेश इतना सा देश है और बांग्लादेश में कपड़े के ऊपर 0% टैक्स है, हिंदुस्तान के ऊपर 18% टैक्स है। ये कैसा समझौता है? ये कैसी डील है? हम तो ये पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी ये कहते थे कि आप केरला फाइल्स देखो, आप कश्मीर फाइल देखो, और संजय सिंह जी ने पूछ लिया कि एब्सटेंट फाइल देखो, तो मोदी जी बुरा मान गए। अरे आपको जवाब तो देने पड़ेंगे संसद के अंदर। आनंद दुबे मैं इंडिया के पास आऊंगा। आनंद दुबे आपको आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? आपको देश की व्यापार नीति में जवाब देना पड़ेगा। एक पल के लिए हम मानते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने अगर राहुल गांधी जी की आलोचना भी कर दी, तो इसमें शहजाद भाई ये तो मानिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आप क्या अनुप्रिया पटेल कुछ कह सकती हैं, चंद्रबाबू कुछ कह सकते हैं, एकनाथ शिंदे कुछ कह सकते हैं? आपके यहाँ तो केवल एक व्यक्ति कहेगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री जी। हमारे यहाँ तो कम से कम राहुल जी के खिलाफ कोई बोल रहा है, अरविंद जी राहुल जी लड़ रहे हैं, फलाने लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र जिंदा है। ये बहुत बढ़िया हो रहा है। अरविंद जी राहुल जी लड़ रहे हैं, वो उसके बराबर बोल रहा है। शिवसेना और कांग्रेस लड़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आनंद दुबे, ये तो आनंदित आप फील कर रहे हैं। अमीश पूजा आने दीजिए। जी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई बात पसंद नहीं आएगी तो दूसरे के खिलाफ बोल सकते हैं। सुनिए ऐसा है, ये कह रहे कि ये लोकतंत्र का परिचय है, तो भाई एकनाथ शिंदे जी तो लोकतंत्र का परिचय देकर ही निकले पूरी पार्टी के साथ। तो गद्दार क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो गरीब परिवार से है, क्योंकि वो बड़े अली बाबा थे। अली बाबा के साथ कुछ 40 लोग और गए थे। एक करके आनंद भाई आपके बीच में वो नहीं बोले। ओके, 10 सेकंड दे दीजिए। ओके शहजाद। अमित जी देखिए, आपका शो करोड़ों घरों तक जाता है एंड देयरफॉर द ओनर्स की फैक्ट चेक आप लाइव कर दीजिए, आपके ऊपर ज्यादा है। 0% होगा बांग्लादेश के टेक्सटाइल पे। किसने बोला? कौन मूर्ख है ये ऐसे बात बोल रहा है भाई? वो अमेरिका का कॉटन खरीदेंगे तो, अगर नहीं खरीदेंगे तो घंटा नहीं होने वाला है। और भारत का सबसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, भारत का सबसे कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर बोला गया किसानों को बहुत अन्याय किया गया। सुन लीजिए कि किसानों के साथ अन्याय हुआ। कुलदीप कुमार इंदौर वाले, एक सेकंड, कुलदीप कुमार कुछ कह रहे हैं। कुलदीप कुमार आप अपनी बात पूरा करने दीजिए। यहाँ पर बहुत झूठ फैलाया गया है। ये अनपढ़ जाहिलों को आप बुला लेते हो, ये अंधभक्तों को जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया है देश पर, अपने कार्यालय पर, इनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है। मोदी जी को बचाने के चक्कर में सेल को कर जाते हैं, दुनियादारी के बारे में तो कुछ पता नहीं है। खबर आ रही है, श्रीकांत शिंदे ने बोला है कि राहुल गांधी को अपने भाषण से पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहिए राहुल गांधी को, मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ बोल रहा हूं, एक डिस्क्लेमर दें। राहुल की बातों का सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सत्य से कोई लेना नहीं है। अगली बार उन्हें भाषण से पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए, जैसे किसी फिल्म से पहले दिया जाता है। यह कहा है श्रीकांत शिंदे ने। शिवसेना सांसद है श्रीकांत शिंदे का राहुल पर हमला है सीधे तौर पर। ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। राहुल गांधी अपने भाषण से पहले थे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, या फिर कहे एक बयान ऐसा दे दिया है। उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी पहले अबोध बालक थे, अब फ्रॉड बालक हो गए हैं। राहुल पहले अबोध बालक थे, अब फ्रॉड बालक हो गए हैं। ओके अखिलेश जी
40 सेकंड क्विकली 40 सेकंड। फाइल देखिए, एप्स्टीन फाइल वाले को आप लोग डिफेंड करें, सौभाग्य आपका है कि एप्स्टीन फाइल में है नाम वाले को आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। सेनाध्यक्ष ने बताया कि हमारे ये बीच में कौन व्याकुल हो रहा है। शहजाद 40 सेकंड वो बोल रहे हैं, फिर मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। शहजाद सत्या भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड देखिए, ओके अखिलेश जी क्विकली। देखिए, एप्स्टीन का नाम सुनते ही कितनी मिर्ची आग लग गई। शर्म आनी चाहिए, लेकिन मिर्ची लग रही है, क्या करें, बधुआ मजदूर हैं लोग। हमारा सेनाध्यक्ष ने बताया किताब मिली कि नहीं मिली, आई कि नहीं आई, तथ्य सही है कि नहीं है, उस पर बताओ ना। बाकायदा बताया गया, बता रहे हैं, वहां बोले यहाँ बोले। सदन में तो बोलने नहीं दिया था नेता प्रतिपक्ष को, नाम लेने नहीं दिया जाता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते, सिर्फ गुणगान में नाम ले सकते हैं। ये तो तानाशाही सोच होती है। ओके अब आपने अपनी बात को रख लिया। अब मैं रुक करता हूं। अब शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड, ऑडियो डाउन, शहजाद 30 सेकंड। अच्छा, सबसे पहले तो सेना अध्यक्ष ने ही बोला ना कि बुक पब्लिश नहीं हुई है, और राहुल गांधी ने बोला था सेना अध्यक्ष सही हो सकते हैं या पेंगुइन। अब तो पेंगुइन की बात एंडोर्स की तो राहुल गांधी झूठे साबित हुए नहीं हुए। उसी सेना अध्यक्ष ने बोला 1 इंच जमीन नहीं गई चाइना को, मानते हैं उस सेना अध्यक्ष की बात। उसी सेना अध्यक्ष को आपने सड़क का गुंडा बोला था। उसी सेना अध्यक्ष को और ऐसे सेना अध्यक्षों की बात जब आई थी सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर, क्या आपने माना था? और आपके नेता को तो डोकलाम और गलवान का अंतर नहीं पता। मान्यवर, डोकलाम जो था वो कब हुआ था और गलवान कब हुआ था, और आप डोकलाम और गलवान में कंफ्यूजन करते हैं। और आखिरी बात पर पूछा जाता हूँ, एप्स्टीन फाइल की बात, तो एप्स्टीन फाइल पे तो हरदीप जी ने बता दिया, पर ये एडवीना फाइल पर तो ओके बताइए। निर्मला सीतारमन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। निर्मला सीतारमन ने अब से कुछ देर पहले सदन में बड़ी स्टेटमेंट दी है, कांग्रेस पे हमला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बयान आया है, डब्ल्यूटीओ में कांग्रेस ने सरेंडर किया था। डब्ल्यूटीओ में कांग्रेस ने सरेंडर किया था, 2013 में कांग्रेस ने सरेंडर किया था। निर्मला सीतारमन का बयान आया है फैक्ट्स के साथ कि कांग्रेस ने किसानों के मामले पर सरेंडर कर दिया था, तब बीजेपी ने भी इस बात को उठाया था। भारत को बेचने वाला पैदा नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमन ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था सदन के अंदर भारत माता को बेचा जा रहा है, निर्मला सीतारमन ने जवाब दिया है भारत माता को बेचने वाला पैदा नहीं हुआ है इस धरती पर। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है इस विषय को लेकर, और बीजेपी इस पे बड़ा आंदोलन कर सकती है। राहुल गांधी ने एक विवादित सदन में बयान दिया, भारत माता को बेचा जा रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। सत्यप्रकाश मिश्रा। निर्मला सीतारमन ने भारत के तमाम व्यक्तियों की लाज को बताया है। उन्होंने बताया है कि भारत मां को कोई ना बेच सकता, ना कोई पैदा हुआ है बेचने वाला। दूसरा बिंदु, राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक यात्रा चल निकल पड़ी है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कांग्रेस की पूरी कब्र खोद के ही तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के टक्कर के बुधवार एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।